अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आज़ काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी जी, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया, अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला आपने। और आज हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान में जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं उस बारे में बात करेंगे कि कहाँ से शुरू हुए। और अब तो खैर बीच में हम कश्मीरियों को भी ले आए हैं जिनको कहा जाता है कि जी ये तो हमारी शहरग है। तो ये सर, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट क्यों बांटे जाते हैं और कब से आपके ख्याल से ये बंट रहे हैं? ये तो जी शुरू हो गया था काम अगस्त 15 अगस्त 1947 से गद्दार करार देना एक दूसरे को। और आप देखिए कि फाउंडर ऑफ द नेशन जिनको कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, उनको किसी ने एक्सप्लिसिटली तो गद्दार नहीं कहा, लेकिन जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ वो ट्रीटमेंट तो गद्दारों के साथ ही होता है। यानी उनको एक दूर दराज इलाके में जहाँ पे कोई ऐसा सच मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, उनको वहाँ जाके एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया। भई आपने अगर उनका इलाज करना है तो किसी अच्छे अस्पताल में उनका इलाज करें, या आप मरी या पिंडी में रख सकते थे। मरी में तो एक सैनिटोरियम भी था, लेकिन आप वहाँ पे उनको भेज दिया एक बिल्कुल रिमोट एरिया। आज भी वो रिमोट एरिया है, तो उस ज़माने में आप सोचें कि क्या हालात होंगे। और फिर जिन हालात में वो हालत उनकी ख़राब हुई और वो उनको वहाँ से फिर एक गाड़ी पे क्वेटा लाया गया, फिर एक पुराने से जहाज़ में, डकोटा जहाज़ में उनको कराची लाया गया। फिर कराची से वो जब मारीपुर एयर बेस से उस वक़्त मसरूर मारीपुर और या मसरूर जो है, वहाँ से वो गवर्नर हाउस जा रहे थे, तो रास्ते में एम्बुलेंस के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। अब गवर्नर जनरल आ रहा है तो उसके इस्तकबाल के लिए कोई प्रोटोकॉल होता है, लेकिन कुछ भी नहीं था और वो वहाँ पे सड़क पे ही उनकी डेथ हो गई। लियाकत अली खान को बड़े पुरस्कार हालात में कत्ल कर दिया गया। अब इससे तो ये लगता है कि उनको भी कुछ लोग समझते थे कि वो एक लॉयल सिटीज़न नहीं है पाकिस्तान के, और जिसने उनको कत्ल किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कत्ल किया, हालाँकि बहुत से ऐसे भी हमें इशारे मिलते हैं कि उस शख्स ने जो कत्ल नहीं किया था, सैयद रहमान उसका नाम था, उसने कत्ल नहीं नहीं किया था और उसको मौके पे कत्ल कर दिया गया। सारे एविडेंस ज़ाया कर दिए गए और फिर कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई इस तरह से। और फिर एक इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी की जो फाइल थी वो एक जहाज़ में, एक सेस्ना जहाज़ में पिंडी से लाहौर जा रही थी, तो राहवाली के करीब जहाज़ गिर के तबाह हो गया और फिर कोई पता नहीं चला। तो उनको भी लोगों ने यही समझा होगा कि ये गद्दार हैं मुल्क के लिए, उनको भी मार दिया। अच्छा, फिर अब आगे इससे अब हम थोड़ा-सा हिस्ट्री में अब जाते हैं जी, कि चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा, वो पाकिस्तान आए अप्रैल 1948 में, और उनको भी गद्दार कहा गया और उनको गद्दार लियाकत अली खान ने कहा और उनकी जायदाद जब्त कर ली और वो फिर अक्टूबर 48 में पाकिस्तान छोड़ के वापस चले गए और यूके में ही उनकी वफात हुई। इसी तरह जीएम सैयद थे जिन्होंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस बिल जो था वो पेश किया सिंध असेंबली में, और उनकी कोशिशों के नतीजे में जो सिंध असेंबली थी वो उसने बिल पास किया। तो उनको 30 साल तक कैद रखा गया। उन्होंने सिंधी अवाम के लिए आवाज़ बुलंद की, 30 साल तक उनको कैद रखा गया। इसी तरह बादशाह खान थे, वो कांग्रेस में थे, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी एलिजियंस का इजहार किया। उनको 15 साल तक जेल में रखा बादशाह खान को। इसी तरह फिर शेख मुजीबुर रहमान थे जो 43 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और उनको भी गद्दार करार दिया गया कि जी बंगालियों के हकूक़ की बात करती हैं ये। और उसके बाद फिर आप आगे आ जाएँ तो नवाब अकबर बुगटी हैं। नवाब अकबर बुगटी ने भी पाकिस्तान की हिमायत की और पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद की। 2006 में मुशर्रफ ने उनको बलूचिस्तान में मार दिया, जिसके बाद से फिर हालात ख़राब हो गए, आज तक हैं। तो ये आप देख लें कि ये लोग जितने भी थे,
जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में एक पिवटल रोल प्ले किया, इन सब को ही कुछ को गद्दार समझा गया और कुछ को गद्दार करार दे के सजाएं भी दी गई। तो ये हमारी तारीख है। बिल्कुल, जी। लेकिन हमने सर वो तारीख तो है हमारी, लेकिन अभी हम आगे भी यही कुछ करते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को भी गद्दार कहा जाता है, कश्मीर तक हम पहुंच गए हैं वही गद्दारी लेकर। तो क्या कुछ सीखा नहीं हमने? हम कुछ ठीक करने को तैयार नहीं है कि हम बलूचिस्तान और कश्मीर में भी तो यही बात कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमारा जो एक समझ लें कि नेशनल माइंडसेट है, और ख़ास तौर पे हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये है कि खुद कोई जिम्मेदारी ना लो, जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर फेंको कि जी ये गद्दारों की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ, ये हम्म। गद्दारों ने किया सारा कुछ। हमारी पूरी तारीख में आप देख लें, आप अगर पाकिस्तान बनने से पहले के दौर में चले जाएं, तो नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान को जो शिकस्त हुई, हम्म। वो हमारी तारीख सिर्फ यही कहती है कि वो गद्दारों की वजह से हुई थी। हालांकि उसमें बहुत से और फैक्टर्स भी थे। अंग्रेजी फौज थी, वेल ट्रेंड थी, वेल इक्विप्ड थी, ये लोग तैयार नहीं थे, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी इनमें उस तरह से, मिलिट्री स्ट्रेटिजिस्ट नहीं थे। अंग्रेज बहुत ज़्यादा एक उनकी इस लिहाज से सोफिस्टिकेशन थी, और फिर वो फौज ज़्यादा वेल ट्रेंड थी और उनको हिमायत भी हासिल थी, तो वो कब तक लड़ते? उनको भी हमने गद्दार कहा। फिर हमने जो हमारे लीडर्स थे उनको गद्दार कहा। फिर जब हमारे मुल्क में लोगों में काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट पैदा हुई, तो हमने उनको भी गद्दार कह दिया। हमने पूरी बंगाली कौम को गद्दार कह दिया। हम आज बलोचियों को गद्दार कह रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो अपने हम्म। हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं उनको हम गद्दार कहते हैं। कश्मीरियों को हम गद्दार कहते हैं। जो महाजर इंडिया से आए उनको भी गद्दार कहा गया। तो पीछे रह कौन गया फिर? यानी क्या हम्म। ये सिर्फ गद्दारों की कौम है या कोई इसमें मुहिब्बे वतन भी है? यानी जो इनकी मर्जी की बात नहीं करेगा वो गद्दार हो जाएगा, जो इनके इनकी किसी भी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा या कहेगा कि जी आप ठीक नहीं कर रहे, वो गद्दार हो जाएगा। तो वो गद्दार हो जाएगा और उसके खिलाफ मीडिया कैंपेन शुरू कर देंगे हम्म। और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करना शुरू कर देंगे। देखिए ना, एक लेबल ही लगाना है ना आपने कि ये गद्दार है, हम्म। ठीक है? अब हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से हमारे पे भी लेबल लग सकता है, जी ये दोनों गद्दार हैं ये। सब मुझ पे तो लगा हुआ है, मेरे पास तो सर्टिफिकेट्स हैं गद्दारी के मुझ कि पे जी भी लगा हुआ ये जो है हमें सपोर्ट नहीं करती या हमारी सही गलत बात को सही नहीं कहते, तो उस पे हमें तो मिल चुका है अवार्ड, बिल्कुल आपको भी और मुझे भी। लेकिन सर अभी मोहसिन नकवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी ये सिस्टम जो है ये फेल हो चुका है और आगे अगर 10 साल और यही चलाते रहे तो हालात ऐसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो उनको खुद को रिजाइन कर देना चाहिए था, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। इनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते है। देखिए जी, जो सिस्टम की जो कोर है ना, यानी जिसके लिए सिस्टम घूम रहा है, हैं? उसके अंदर ये खुद है जी। यानी ये जो हैं, ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ये हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और ये वजीर खारजा की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। अब आप देख लें कि हमारी जो मुल्क में क्या हालात हैं, इंटीरियर के क्या हालात हैं इस वक्त। मुल्क के अंदर आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप जा ही नहीं सकते वहाँ। तो आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं, आप कश्मीर जाएं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है पूरे मुल्क में। तो आ, इन हालात में अब उन लोगों को इल्ज़ाम देना जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं। देखे ना, ये खुद भी तो जिम्मेदारी लें ना। इन्होंने तो क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, है जी। फिर ये फॉरेन अफेयर्स जो हैं उसमें आप देख लें कि क्या हालात हैं। हमारे
इंडिया के साथ हालात इतने ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब हैं, ये बड़े भाग दौड़ इन्होंने की जी कि वो सुलह कराएंगे जी ईरान और अमेरिका की। वो देख लें अब क्या हाल है अभी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी जंग जारी है। तो बिल्कुल। ये क्या परफॉर्मेंस है इनकी, ये जो सिस्टम को ये एक्यूज कर रहे हैं और सारा इल्ज़ाम उन लोगों पे दे रहे हैं। चलो जैसे भी हैं यार, बहरहाल वोट तो लेके आए हैं ना वो। ये इनसे पूछा जाए ये कैसे आए हैं, हाँ। ये खुद कैसे आए हैं, ये कैसे सेनेटर बने, हाँ बिल्कुल। कैसे वजीर बने, कैसे इन्होंने वो जो क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप ले ली, हाँ। कैसे ये अभी तो फॉरेन मिनिस्टर बनने की भी खबरें फैल रही थी इनके। फॉरेन मिनिस्टर भी बने हुए हैं ये। तो ये कैसे बने हैं, इनको किसने वोट दिया था, ये कैसे आए यहाँ पे। तो वही बात कि यहाँ पे हर कोई जो है, जो हमारे फैसला साज हैं, वो दूसरों पे इल्ज़ाम सारा देंगे। खुद बिल्कुल वो समझते हैं कि हम तो बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं और हम तो सही काम कर रहे हैं और ये सारे जो हैं इनकी वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। हालांकि मेन जो सारे इख्तियारात हैं वो तो इन्हीं लोगों के पास है ना। वो जो 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 एज सच एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मर्जी से तो नहीं आए ना ये लोग। इनको ले लें या वजीर खजाना को ले लें, और भी लोग हैं। तो सर ये क्या सदारती निजाम लाने की तरफ इशारा कर रहे हैं? नया सिस्टम क्या लाएंगे, कौन से नए लोग लाएंगे? एक जमाने में जब इमरान खान की पार्टी नहीं आई थी या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब यही कहा जाता था कि जी कोई नए चेहरे होने चाहिए, इन लोगों को कब तक बर्दाश्त करेंगे, इनसे कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान को लाए तब भी फेल हो गया सिस्टम। तो अब ये क्या चाह रहे हैं कि सदारती निजाम आ जाए, जैसे ज़ियाउल हक का या जनरल परवेज मुशर्रफ का था या उनसे पहले डिक्टेटर्स जो थे उनका था? जी, इस वक्त कुछ इसी किस्म की र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि कुछ ऐसा हो कि कोई एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए और सारे इख्तियारात जो हैं वो एक ही ज़ात में मुर्तकज़ हो जाएं। कोई इस किस्म का कोई सिलसिला चल रहा है और फ़िलहाल ये अभी फोकस कर रहे हैं 28वीं तरमीम लाने पे। तो 28वीं तरमीम जो है उसके लिए कोशिश शुरू हो चुकी है और प्रॉबली ये जो इनके बयानात आए हैं ये भी इसी चीज़ का हिस्सा है। ये जो 28वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं, तो ये तरमीम आ गई तो उसके बाद मेरा ख्याल है फिर ये उस तरफ जाएंगे, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। और हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इनके हाथ में है, वो कोई ऐसा वर्डिक्ट भी वहाँ से ले सकते हैं जनाब के एक बंदा जो यूनिफॉर्म में है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो सर ये तो फिर ये सब की तो छुट्टी हो जाएगी फिर तो। ये बिलावल भुट्टो और ये मरियम नवाज या जो इनकी पार्टीज हैं, जो ये कोई मिनिस्टर बनने को बैठा है तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ सोच रहा है, तो ये सब तो फिर छुट्टी हो जाएगी इन सब की, गए ये फिर। अगर मोहम्मद खान जुनेजो की और जफरुल्लाह जमाली की छुट्टी हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं हो सकती? इनकी बिल्कुल छुट्टी होगी, ये जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, इनकी छुट्टी होनी ही होनी है। और इनकी फाइलें भी तैयार पड़ी हैं, फाइलें भी खोली जाएंगी। इनकी फाइलें जो तैयार करते हैं उनकी अपनी फाइलें किधर है? उनकी अपनी भी तो फाइलें होंगी। इनकी फाइलें जो तैयार करते हैं उनकी फाइलें नहीं होती। फाइलें तो उनकी भी होंगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि वो बड़े कोई दूध के ना है, उनकी भी कहीं ना कहीं फाइल होगी, लेकिन उनको कोई नहीं देखेगा उनकी फाइल्स को शायद। जी हाँ, तो वो देखें ना, फाइलें तो उनकी तैयार की जाती हैं जो महकूम होते हैं, जो हाकिम होते हैं, हाकिम की फाइल तो तैयार नहीं होती ना। जैसे सर कुछ साल पहले ना पाकिस्तान में चला था, मेरे ख्याल है 10-12 साल पहले ना, या उससे पहले थोड़ा सा, तो कि जी जो जिसने भी मतलब ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स किया है तो उनकी जो डिग्री थी वो टेस्ट होनी थी हायर एजुकेशन, जो एजुकेशन कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान के ना हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। तो उनके चेयरमैन जो थे
मैं उन दिनों टीवी चैनल के साथ थी, वहां पर आए और उस वक्त ये बात हो रही थी कि हर एक की जो ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की जो डिग्री है, वो हायर एजुकेशन जो है वो अटेस्ट करके देगा कि हाँ इन्होंने पढ़ा है या इन्होंने ये डिग्री ली है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी डिग्री कौन चेक करेगा? तो क्या आप तो चेक करे तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं मेरी मेरी नहीं, हम खुद चेक करेंगे, हमारी कोई नहीं करेगा। और यकीन करें, उसके 1 से 1.5 साल बाद वो चेयरमैन साहब जो थे वो पकड़े गए। उन्होंने कोई थीसिस लिखे थे और वो थीसिस चोरी के थे, और उसके बाद उनको हटाया गया। तो ये तो हालात है कि जो चेक कर रहा है वो तो खुद चोर है, वो दूसरों को क्या चेक कर रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चेकिंग तो सबकी ही होनी चाहिए। होनी तो चाहिए जी, बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि जहाँ पे कुछ लोग बेपनाह अनअकाउंटेबल अनक्वेश्चनेबल ताकत रखते हों, हम्म। उनको कौन पूछ सकता है? आप पूछ के तो देखें। हाँ। जुनेजो ने पूछने की कोशिश की थी ना कि सानिया उजड़ी कम कैसे हुआ, और उसको घर भेज दिया गया था। हम्म। और और ये नवाज शरीफ को देख लें, वो जो डॉन लीक्स वगैरह का जो मामला हुआ था, हाँ। और कितने लोगों को घर भेजा गया उसमें। तो बात वही है कि जिसके पास हमारे यहाँ अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी होती है कमजोर लोगों की। लेकिन कहीं ना कहीं सर पकड़ हो ही जाती है। अब जिंदगी में जिक्र कर रही हूँ, जावेद लोगारी मुझे याद आया नाम था उनका। और उन्होंने फिर टीवी चैनल वालों से कहा भी कि भाई ये किधर से आप लेकर आए, एंकर तो बहुत बदतमीजी वाले सवाल करती है। बाद में वैसे पकड़े गए तो वो मुझे बड़ा मजा आया था। मैंने कहा देखो ये हाल है। तो अब ये सही है कि लोग बहुत मजबूत है, इनको कोई चेक नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से बहरहाल चेकिंग जो है वो होनी चाहिए। तो फिर लग रहा है आपको कि सिस्टम लपेटा जा रहा है? देखें, कुछ चे में गोइयां तो शुरू हो गई हैं इस हवाले से। बहुत से जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कोई आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं कि लपेट दिया जाएगा ये सिस्टम। देखें ना, ये जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये आपका क्या ख्याल है कि जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, ये इनकी अपनी है? यानी हम्म। ये किसकी ज़ुबान बोल रही हैं ये? हम्म। और जिनकी ज़ुबान ये बोल रहे हैं वो मुख्तार कुल हैं, उनके पास तमाम तर इख्तियारात हैं। तो बस फिर ऐसे ही है कि कहानी अब जो है वो अपने अख्ताम तक पहुंचने वाली है। क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे नून लीग को टारगेट कर दिया कि जी ये लैपटॉप वगैरह दे के काम नहीं चलेगा, कि हाँ, स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे दिया या कोई इस तरह की बात। तो उन्होंने एक सीधा वार भी किया है। और मुझे हैरत इस बात पे हो रही थी, जो सामने बैठे वो तालियां बजा रहे थे। मैंने अपने शो में कहा भी एक में कि भाई तालियां किस खुशी में? वो कह रहे जी पाकिस्तान में सिस्टम नहीं चल रहा, और अगर 10 साल ऐसे ही चलाया तो फिर ये और खराब होगा, ठीक नहीं होने वाला। और जो सामने बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे। मतलब ताली किस चीज पे बता रहे? तो पब्लिक भी जो इनको सुनती है सर, आपको नहीं लगता कि उसका भी आईक्यू लेवल जो है वो बहुत खराब हो चुका है? बस वो लोगों की उस तरीके से एजुकेशन नहीं हुई ना, वो मैच्योर ही नहीं हुए। जो हम्म। एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, इलेक्टरल प्रोसेस होता है, उसकी अभी समझ बूझ ही नहीं है। तो जाहिर है फिर ये वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि जो कुछ हो रहा है इसके क्या हम्म। असरात होंगे और किस तरह ये इम्पैक्ट करेगा हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी को। तो बस अफसोस किया जा सकता है जो कुछ हो रहा है इस वक्त। जी। मतलब हम ये उम्मीद ना लगाएं कि पाकिस्तान में कोई प्रोग्रेस होगी, पाकिस्तान संभाला जाएगा या पाकिस्तान की हालत बेहतर होगी। इसको और मजीद हम प्रॉब्लम्स में ही आम पब्लिक को देख रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आम हालात पब्लिक के लिए कोई अच्छी हालात सही नहीं जी। नहीं, हालात ठीक नहीं है। हमारी इकॉनमी बैठी हुई है बिल्कुल। हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बिल्कुल उसको कुचल दिया गया है। हमारे यहाँ शख्सी आज़ादियाँ नहीं हैं। हम्म। तो इन हालात में फिर उम्मीद क्या की जा सकती है कि क्या हो क्या रहा है और किस तरफ मुल्क जा रहा है और किस तरफ कौम जा रही है और क्या नतीजा निकलेगा इसका। तो बिल्कुल ऐसा ही है।
और कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसको ये कहा जा सके कि अगर इसको ले आए तो हालात बेहतर हो जाए। तो कोई लीडर जो है मेरे ख्याल है पाकिस्तान में लीडर कोई नहीं रहा है कि जिसकी तरफ लोग देख रहे हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।